यदि आप भारत देश के वर्तमान हालात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो हालात बताए गए हैं देश के वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उन पर आपकी राय जो अब तक है शायद इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। साथियों, किसी ने क्या खूब लिखा है, इतिहास गवाह है, हम हारते नहीं हमें हराया जाता है। दान के बहाने एकलव्य का अंगूठा कटवाया जाता है। शूद्र होने के कारण बाबा साहब को स्कूल से बाहर बैठाया जाता है। हम हारते नहीं हमें हराया जाता है। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं इस्लाम क्रिकेट। साथियों, आप लोगों ने ये पंक्तियां सुनी। इन पंक्तियों में आपको इतिहास की वो सच्चाई नजर आती होगी जो वास्तव में बहुजन समाज के लोगों के साथ में जिस तरीके से बर्ताव किया गया, वो सारी बातें इन पंक्तियों में आपके सामने रखी गई हैं। समय समय पर बहुजन समाज के लोगों को गुमनामी के अंधेरे में धकेलने के लिए मनवादी ताकतों ने अनेक प्रकार से प्रयास किए और उन्हीं परिस्थितियों को बयान करती हैं ये पंक्तियां। आज हम ऐसी ही परिस्थितियों का जायजा आपके सामने रखने वाले हैं। हमें क्या मिला, आज हम इस बात को बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्तमान में हालात बदल गए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी को समानता के अधिकार के तहत पूरी तरीके से सबको अधिकार दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी वही हालात हैं। मनुवादी व्यवस्था ने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया है कि आज भी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। इतिहास के पुराने मंजर हमारे सामने नजर आने लग जाते हैं। वर्तमान में जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जाती है, इस बात का उदाहरण आपके सामने हम लेकर आए हैं और यह उदाहरण है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के आदिवासी वित्त एवं विकास जो बोर्ड है उसके पदस्थ सदस्यों की यदि सूची देखी जाए तो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर समझ में आ जाती है कि वास्तव में इस देश में बहुजन समाज के साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हमेशा से होती रही है और आज भी हो रही है। उन लोगों के मुंह पर बिल्कुल ताला लग जाएगा जो ये कहते हैं कि आजकल जो समय है उसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके साथ में समानता का बर्ताव होता है, सभी के लिए समान जीवन यापन के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और नौकरियों में सबके लिए समानता का अधिकार है। जो भी योग्य है उसे नौकरियां मिल जाती हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आदिवासी, SC, ST या माइनॉरिटी समाज के लोग योग्य हैं या नहीं हैं, या इतने ज़्यादा मात्रा में बहुजन समाज से जो लोग हैं वो किसी भी काबिल नहीं हैं। सिर्फ एक वर्ण है ब्राह्मण जो सबसे ज़्यादा काबिल है। मध्य प्रदेश का जो वित्त विभाग है, आदिवासी वित्त विभाग, वो तो सिर्फ इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि यदि हम उसके पदेन सदस्यों की जो सूची देखें तो वो बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती है। यदि हम ये सूची देखते हैं तो इसमें एक विशेष वर्ण के लोग जिन्हें ब्राह्मण वर्ण कहते हैं, उन लोगों का एक खाका तैयार होता है। क्यों? क्योंकि 2014 से लेकर के 2022 तक के 21 तक के जो कार्यकाल है अब तक का, उसमें सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के लोगों का ही इस विभाग के लिए प्रबंधक के तौर पर चयन किया गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं है? आदिवासी समुदाय के लोग अगर इस संस्था के प्रबंधक के पद पर होते तो क्या उन लोगों को हमेशा न्याय नहीं मिलता? क्या उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव किया जा सकता था, या उन्हें उन्नति के जो नए आयाम मिलने वाले थे उन्हें रोकने की ये एक साजिश नहीं है? कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें इतने बार इस पद के लिए इंटरव्यू हुए? क्या इस देश के अंदर
85% जो जनसंख्या है बहुजन समाज की, उसमें से कोई भी व्यक्ति सरकार को इस काबिल नहीं मिला कि जो इस पद को संभाल सके। इतनी बार इस पर चयन किया गया, आदिवासी समुदाय से अब तक 2014 से लेकर अब तक किसी भी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। यदि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति आदिवासियों के इस पद का संचालन करता या प्रबंधन करता, तो क्या इस देश के आदिवासियों की दशा में सुधार नहीं हो गया होता? मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं उनकी दशा में सुधार नहीं हो गया होता? सवाल ये खड़ा होता है, कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के लोग हमेशा ही योग्य पाए जाते रहे हैं? कौन सी व्यवस्था है जो ब्राह्मण वर्ण को सर्वोपरि बनाए रखना चाहती है? सवाल ये पैदा होता है। लोग कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, तो क्या आरक्षण के बूते ही सही आदिवासियों का नंबर एक बार भी यहां इस पद के लिए नहीं आया होता? ओबीसी के जो लोग हैं उनको 27% का आरक्षण वीपी सिंह की सरकार के अंदर दिया गया था, लेकिन क्या वास्तव में अब भी 27% आरक्षण के बल पर वो विभिन्न नौकरियों में पहुंच पाए हैं? कितना परसेंट न्याय व्यवस्था में लोग बहुजन समाज से न्याय व्यवस्था में टिके हुए हैं? न्यायालयों में कितने लोगों का जो चयन किया जाता है जो बहुजन समाज से हैं? 3.5% इस देश में ब्राह्मण बसे हुए हैं, और उसके अतिरिक्त जो जितना भी समाज है, चाहे वो राजपूत समाज है, चाहे वैश्य समाज है, या फिर SC ST OBC के लोग हैं, 96% बनते हैं। उन 96% में से एक बार भी क्या इस पद के लिए किसी और का चयन नहीं हो सकता था? सवाल ये है, और सवाल का जवाब देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों का भला कैसे हो सकता है जब उसके प्रबंधन के लिए आदिवासी समाज से किसी भी व्यक्ति को आज तक लिया ही नहीं गया? गरीबों का हित सोचने वाले लोगों को कभी गरीबों का मसीहा बनने का मौका नहीं दिया गया। ये कैसी विडंबना है देश की? आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कौन सा आरक्षण है? जो सदियों से चला आ रहा है मंदिरों में ब्राह्मणों के नाम का आरक्षण, उसके ऊपर किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। और जो आरक्षण कुछ समय के लिए लोगों को मिला है, और वो किस कारण से मिला है उसकी जड़ तक किसी ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। सिर्फ आरक्षण का एक हवा बना करके जनमानस के अंदर एक विचार बना दिया कि आरक्षण देश का विनाश कर रहा है। और देश का विनाश कौन कर रहा है? आए दिन आने वाले घोटाले इस बात का अच्छी तरह से बखान कर रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में इस बात के लिए फैलते हुए भ्रम को निकालने की कोशिश करें कि आरक्षण ने देश को बर्बाद नहीं किया। आरक्षण सरकार के हाथों से दिया जाता है, लेकिन देश को बर्बाद करने वाले वो लुटेरे हैं जो देश को लूट करके भाग रहे हैं, हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, ऋण के नाम पर हजारों करोड़ ले लेते हैं, लेकिन देने के नाम पर उस हजारों करोड़ में से सिर्फ कह देते हैं कि दिवालिया हो गए। और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही देश के अंदर, तो जो आज लोग अपने घरों में सुख शांति से बैठे हैं या अपना गुजारा कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें ये मौका नहीं मिलने वाला है। दर दर की ठोकरें खाने के लिए लोग भटकने वाले हैं। सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आने वाले समय में कैसे हालात आपको चाहिए। आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही हालात हर विभाग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्याय व्यवस्था के अंदर 80% से ज़्यादा जो ब्राह्मण समाज के लोग स्थापित हो चुके हैं, और जो दूसरे
क्षेत्र हैं, जैसे IAS IPS का जो सिस्टम है, उसमें भी लेटरल एंट्री का जो प्रावधान लाया गया है वो उसी के मद्देनजर लाया गया है कि जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया के अंदर लोगों का चयन सिर्फ नामांकन बेस पर किया जाता है, लोगों के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जाता है, इसी तरीके से ये लेटरल एंट्री भी इस देश के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। ये आप सबको समझ लेना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।